5 साल बाद जब मैं सड़क किनारे बैठकर सीख कबाब खा रहा था, तभी अचानक दर्जनों में बैग गाड़ियां मेरे सामने आकर ब्रेक लगा देती हैं। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लू रुआन लोगों को पटाखे चलाने का निर्देश दे रही थी, जबकि उसके बॉडीगार्ड 100 से ज्यादा कस्टम मेड सूट उठाकर ला रहे थे। वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और बोली कि उसने 5 साल का वादा किया था और ठीक 5 साल बाद वापस आ गई है। उसने मुझे एक सूट चुनने को कहा क्योंकि अगले हफ्ते हमारी शादी होने वाली है। फिर उसने बताया कि जिंग शिन से उसका तलाक हो चुका है और अब वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। उसे पागल कहकर मैं मुड़ा और वहां से जाने लगा, लेकिन लू रुआन तुरंत फूलों का गुलदस्ता लेकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने समझाने की कोशिश की कि उसके माता पिता ने उसे उस अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया था और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर उसने कहा कि उसने जल्दी शादी की और उतनी ही जल्दी तलाक भी ले लिया। सब कुछ खत्म होते ही वह सीधे मेरे पास लौट आई। उसके मुताबिक मैंने 5 साल उसका इंतजार किया था, इसलिए वह अपनी आधी संपत्ति मुझे देने को तैयार थी। शादी की सारी तैयारी भी वह पहले ही कर चुकी थी ताकि मुझे किसी बात की चिंता न करनी पड़े। मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मैंने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर गुस्से में कहा कि क्या वे सब मर चुके हैं जो उसे यहां से नहीं हटा रहे। मैंने साफ कहा कि मेरा एक बच्चा भी है और वह मुझे परेशान करना बंद करे। लेकिन जैसे ही बॉडीगार्ड आगे बढ़ने वाले थे, लू रुआन जोर से हंस पड़ी। उसने कहा कि 5 साल बाद भी मैं बिल्कुल नहीं बदला और उसे सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता है जब मैं उसे डांटता हूं। उसने यह भी कहा कि मैंने अपने पुराने बॉडीगार्ड तक नहीं बदले, जिससे साबित होता है कि मैं कितना वफादार हूं। फिर वह बॉडीगार्ड की तरफ मुड़ी और पुरानी बात याद दिलाते हुए बोली कि 5 साल पहले जब वह मुझसे मिलने दीवार फांद कर आई थी, तब उसी बॉडीगार्ड ने उसे नीचे धक्का दे दिया था और आज भी उसकी टांग में दर्द रहता है। मजाक खत्म होते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा कि उसके दिल में हमेशा सिर्फ मैं ही था। उस वक्त हालात सबके लिए मुश्किल थे। मैंने उसके साथ विदेश जाने से मना कर दिया था और वह अपने पूरे परिवार से लड़ नहीं सकती थी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने जिंग शिन को साफ बता दिया है कि अब वे सिर्फ दोस्त हैं और उसके माता पिता भी जानते हैं कि उसका तलाक हो चुका है। अब कोई उसे मेरे साथ रहने से नहीं रोकेगा। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वह दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हो। मैंने कहा कि लगता है विदेश जाते वक्त वह अपना दिमाग वहीं छोड़ आई है। आखिर वह खुद को समझती क्या है, सोना या हीरा? क्या हर आदमी उसके पीछे पागल रहेगा? मैंने उसे याद दिलाया कि अमीर परिवारों में अरेंज मैरिज सिर्फ उसी के साथ नहीं होती और दुनिया उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। लेकिन लू रुआन ने सिर्फ आंखें घुमाई और मुझे छेड़ते हुए बोली कि कोई भी अरेंज मैरिज में शांत और समझदार पति चाहता है। मेरे जैसे गुस्सैल इंसान को कौन झेलेगा? उसने कहा कि इतने साल सिर्फ वही थी जो मुझसे प्यार करती थी और मेरी हर बात मान लेती थी। बाकी लोग होते तो मेरे गुस्से का जवाब तुरंत गुस्से से देते। जब उसने देखा कि मेरा चेहरा और ठंडा पड़ गया है, तो उसने अपना लहजा नरम कर लिया। उसने माना कि गलती उसकी थी और मुझसे उसे माफ करने की विनती की। फिर मुस्कुराकर बोली कि अब वह वापस आ चुकी है। मेरी उम्र 30 से ऊपर हो गई है और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए मेरे माता पिता भी उसे देखने के लिए बेताब होंगे। उसे देखकर मेरा खून खौलने लगा। 5 साल पहले हम शादी करने वाले थे, लेकिन अचानक उसने कहा कि अभी शादी नहीं हो सकती। उसे धीरे धीरे अपने परिवार को मनाना होगा और फिर वह गायब हो गई। मैं डर गया था कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, यहां तक कि पुलिस की मदद भी ली, लेकिन पुलिस ने बताया कि लू परिवार सारे कागजात पूरे करके 3 दिन पहले ही विदेश जा चुका था। मैंने उसकी फ्लाइट का पता लगाया और उसके पीछे विदेश पहुंच गया। वहां जाकर देखा कि वह जो जिंग शिन के साथ खुले मैदान में शादी कर रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे वहां से खींच कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे बाहर फेंक दिया। बाद में जब वह मुझे ढूंढने आई, तब तक मेरी हालत किसी भिखारी जैसी हो चुकी थी और मैं 2 दिन से भूखा पुलिस स्टेशन में बंद था। उसने रोते हुए कहा था कि उसके माता पिता ने उसे जो जिंग शिन से शादी करने पर मजबूर किया,
विदेश में अपना स्थान बनाने का यही एक तरीका था। अगर वह मना करती तो वे उसकी टांगें तोड़ देते और उसे मुझसे हमेशा के लिए मिलने से रोक देते। गलती पूरी तरह उसकी थी, लेकिन रो वह मुझसे भी ज्यादा रही थी। उसने मुझसे सिर्फ 5 साल इंतजार करने की विनती की थी। उसने कसम खाकर कहा था कि उसने जो झिंगशिन को कभी खुद को छूने तक नहीं दिया और 5 साल बाद तलाक लेकर वापस आ जाएगी। उस घटना के बाद मैं देश लौट आया और पूरे 1 महीने तक बुरी तरह टूटा रहा। मेरे दोस्त मुझे उस हालत में नहीं देख पाए और जबरदस्ती एक पार्टी में ले गए। वहीं मेरी मुलाकात फूयान से हुई। मेरी चुप्पी देखकर लू रुआन और ज्यादा खुश हो गई। वह मेरे करीब आई और जबरदस्ती फूलों का गुलदस्ता मेरे हाथों में थमा दिया। उसने कहा कि उसे पता है कि मैं आज भी उससे प्यार करता हूं, वरना मैं उसके घर के आसपास क्यों घूमता रहता। उसके मुताबिक मैं सिर्फ यह देखने आया था कि वह वापस लौटी है या नहीं। अब जब मैंने उसे देख लिया है तो मैं जरूर खुश हुआ होऊंगा। मैंने भौहें सिकोड़कर उसके पीछे खड़ी विशाल अस्पताल की इमारत की तरफ इशारा किया और पूछा कि क्या उसे सामने दिख रही चीज भी नजर नहीं आ रही। अगर उसकी नजर इतनी कमजोर है तो उसे चश्मा लगवा लेना चाहिए। फिर मैंने उसे रास्ते से हटने को कहा, लेकिन लू रुआन जरा भी नाराज नहीं हुई। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा कि मैं अब भी पहले जैसा जिद्दी हूं। वह मुझे सबसे बेहतर जानती है। मुझे अस्पतालों से नफरत है। बीमार होने पर भी मैं डॉक्टर को घर बुलाता हूं। इसलिए अगर मैं यहां उसे देखने नहीं आया हूं तो फिर किस लिए आया हूं। फिर उसने कहा कि वह मेरी भावनाएं अच्छी तरह समझती है और 7 दिन बाद अपने दूल्हे से मुलाकात करेगी। वह सीना तानकर खड़ी हो गई और खुद पर गर्व से हाथ फेरने लगी। उसकी यह बेहिसाब हिम्मत देखकर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैंने फूलों का गुलदस्ता जमीन पर पटक दिया और पूछा कि क्या सच में उसका दिमाग खराब हो चुका है। फिर मैंने कहा कि जो झिंगशिन को बुलाकर उसे संभाले, क्योंकि एक पागल इंसान को खुला छोड़ना पूरे समाज के लिए खतरा है। मैं मुश्किल से 2 कदम ही चला था कि लू रुआन ने गुस्से में अपना फोन निकाला और तेजी से टाइप करने लगी। उसने अपने भाई को मैसेज भेजा कि उसकी तरकीब काम कर गई, मैं जल रहा हूं और अब भी उससे प्यार करता हूं। फिर उसने लिखा कि शादी के बाद उसे हेड टेबल पर खास जगह मिलेगी। जो जिंगशिन ने वॉइस मैसेज में बिल्कुल भावहीन आवाज में जवाब दिया कि ठीक है, पहले से ही बधाई और शादी में उसे बुलाना मत भूलना। लू रुआन ने फोन रख दिया और तुरंत बॉडीगार्ड्स को सूट गाड़ी में रखने का आदेश दिया। वह बार बार उन्हें सावधान रहने को कह रही थी, क्योंकि उसके मुताबिक उसका होने वाला पति सफाई पसंद करता है और कपड़ों पर जरा सा दाग भी उसे पसंद नहीं आएगा। इसके बाद उसने मेरी जाती हुई पीठ की तरफ आवाज लगाई और कहा कि मैं सूट जरूर पहनकर देखूं। अगर मुझे पसंद ना आए तो वह पूरी रात जाग कर नए सूट चुन लेगी। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और वह चली गई। मेरा चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। थोड़ी ही देर बाद सूटों से भरी पूरी गाड़ी मेरे घर पहुंच गई। अंकल वांग हंसते हुए आए और पूछने लगे कि क्या ये सब छोटे मालिक के लिए हैं। फिर मजाक में बोले कि उसकी शादी पर उसकी आंटी की तरफ से तोहफा समझ लिया जाए। लेकिन अगले ही पल उन्होंने असहज होकर बताया कि छोटा मालिक मेरी लिमिटेड एडिशन फाउंटेन पेन से खेल रहा है और पूरे चेहरे पर स्याही लगा चुका है। अगर ये सूट ऊपर ले जाए गए तो शायद उनका भी वही हाल होगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, मेरा बेटा उछलता कूदता बाहर आ गया। उसके चेहरे पर स्याही लगी हुई थी और वह सीधे मेरी गोद में कूद पड़ा। उसने मेरी शर्ट पर भी स्याही फैला दी और उत्साह से पूछने लगा कि उसकी छोटी बहन कैसी है और क्या वह शरारत कर रही है। मैं उसे बताने ही वाला था कि बच्चा अभी सिर्फ 2 महीने का है और अभी यह भी नहीं पता कि लड़का है या लड़की। लेकिन तभी उसकी नजर सूटों के ढेर पर पड़ गई। वह खुशी से चिल्लाने लगा कि वे कितने सुंदर हैं और वह उन्हें पहनना चाहता है। अंकल वांग घबराकर उसे पीछे खींचने लगे और बोले कि वह पहले ही पूरा गंदा है, कहीं कपड़े भी खराब न कर दें। लेकिन मैंने गर्म पानी का गिलास उठाते हुए कहा कि उसे खेलने दो। वैसे भी इन्हें संभाल कर रखने का मतलब सिर्फ कूड़े का ढेर जमा करना है। फिर अचानक कुछ सोचकर मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि अगली बार जब लू रुआन से मुलाकात होगी तो मेरा बेटा खुद उसे धन्यवाद देगा। बच्चों की ऊर्जा का कोई अंत नहीं होता। सिर्फ 2 घंटे के अंदर उसने 100 से ज्यादा सूट पूरी तरह बर्बाद कर दिए।
जब उसके पास खेलने के लिए कुछ नहीं बचा तो वह मेरे गले से लिपट गया और आइसक्रीम की जिद करने लगा। आखिरकार मुझे उसे लेकर मॉल जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही हम मॉल में दाखिल हुए, हमारी मुलाकात जो जिंगशिन से हो गई, जो वहां अंगूठियां पहनकर देख रहा था। उसके पास खड़ी लू रुआन ने मुझे देखते ही भौं उठाई और उसी बेशर्म चेहरे के साथ पूछ बैठी कि क्या मैं उसे पहले से ही याद करने लगा हूं। फिर उसने कहा कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो उसे कॉल करूं और यूं गायब ना हो जाऊं। वह पूरी बेशर्मी से मेरे सामने बैठ गई। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। उसने पूछा कि क्या मैंने सूट पहनकर देखे और क्या उनमें से कोई पसंद आया। मैंने साफ जवाब दिया कि नहीं। वह तुरंत बोली कि उसने वे सब मेरी पसंद के हिसाब से चुने थे और उन्हें ढूंढने में उसे पूरा 1 साल लग गया। फिर उसने अपनी मेहनत का हवाला देकर कहा कि अब मुझे उससे नाराज रहना छोड़ देना चाहिए। उसके मुताबिक गुस्सा करने से आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। मैंने होंठ भींचते हुए ठंडे स्वर में कहा कि मैं बूढ़ा होता हूं या नहीं, इससे प्रेसिडेंट लू को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे भी मैं शादी नहीं कर रहा और एक अच्छे कुत्ते की तरह रास्ता छोड़ देना चाहिए। हमारे आसपास खड़े लोग चोरी छिपे पूरी बात सुन रहे थे। सबके सामने मेरी बात सुनकर लू रुआन का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में पूछा कि मैं किसे कुत्ता कह रहा हूं। फिर उसने कहना शुरू किया कि उसने मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया है और मुझे हद पार नहीं करनी चाहिए। उसने याद दिलाया कि मैंने उसके लिए 5 साल इंतजार किया, लेकिन उसके मुताबिक वह भी विदेश में मेरे लिए ही मेहनत कर रही थी। उसने कहा कि वह सिर्फ इसीलिए मेरी हर बात मानती थी क्योंकि वह मुझसे प्यार करती थी। मुझे खुद को इतना खास नहीं समझना चाहिए। उसके मुताबिक मैं बाहर निकलते ही मुसीबत खड़ी कर देता हूं और जांग परिवार इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं हर जगह घमंड दिखाता फिरूं। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे लगा कि मैंने अपनी गलती मान ली है। उसका लहजा और भी घमंडी हो गया। उसने कहा कि मेरी हालत देखकर कोई और मुझे अपनाने वाला नहीं है। अमीर लोगों के पास बहुत विकल्प होते हैं और बहुत से शांत और समझदार लड़के मौजूद हैं। फिर उसने ताना मारा कि क्या मैं सोचता हूं कि हर कोई उसकी तरह मूर्ख होगा जो 18 साल के कॉलेज लड़कों को छोड़कर मेरे पीछे घूमे। उसकी बातें सुनते ही पुराने दिन याद आने लगे। रिश्ते के दौरान वह मुझसे कई बार माफी मांगती थी, लेकिन वजह यह नहीं थी कि वह गलतियां समझती थी। उसकी कोई सीमाएं ही नहीं थीं। कभी कोई अजनबी उससे वीचैट मांगता था तो कभी वह सड़क पर मिले फूल खुशी से स्वीकार कर लेती थी। मैं सिर्फ माफी मांगने को कहता था, लेकिन वह खुद को ही पीड़ित दिखाने लगती थी। उन दम घोंट देने वाली यादों ने मेरा चेहरा तुरंत सख्त कर दिया। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो सच में मैंने उसे बहुत परेशान किया। अच्छा हुआ कि उसने उसी समय रिश्ता तोड़ दिया था, वरना उसे पूरी जिंदगी तकलीफ झेलनी पड़ती। अब जब उसे समझ आ गया है कि उसने गलत इंसान चुना था, तो इस बार उसे मेरे पीछे नहीं पड़ना चाहिए। बेहतर होगा कि हम सम्मान के साथ अलग हो जाएं। इतना कहकर मैं मुड़ गया, लेकिन मेरी बात सुनते ही लू रुआन घबरा गई। उसने पूछा कि मेरा मतलब क्या है। शादी की सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और मुझे उसके साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। तभी जो जिंगशिन पीछे से बाहर आया, उसकी उंगली में पहनी हीरे की अंगूठी आंखें चौंधिया रही थी। वह मुस्कुराकर बोला कि शायद मैं वही आदमी हूं जिससे लू रुआन पिछले 5 सालों से प्यार करती रही है। उसने अपना परिचय लू रुआन के एक्स पति और मौजूदा सबसे अच्छे दोस्त के रूप में दिया। फिर उसने कहा कि मेरे गुस्से की चर्चा सच साबित हुई क्योंकि उसे भी मुझसे थोड़ा डर लग गया था। इसके बाद वह बीच बचाव करने वाले की तरह मेरे पास आया और बोला कि मुझे अब गुस्सा छोड़ देना चाहिए। उसके मुताबिक विदेश में बिताए 5 सालों के दौरान लू रुआन हमेशा मेरी तारीफ करती रहती थी। उसने यह भी बताया कि सूट चुनने में उसने खुद उसकी मदद की थी और पूछा कि क्या उनमें से कोई मुझे पसंद आया। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। जो जिंगशिन फिर लू रुआन के पास गया और धीरे से उसे कोहनी मारी। उसने कहा कि वह जल्दी से मुझसे माफी मांगे। उसके मुताबिक पुरुष ऐसे ही होते हैं और मैं सिर्फ इसलिए गुस्सा कर रहा हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। फिर उसने पूछा कि क्या वह सच में सोचती है कि दुनिया का हर आदमी उसकी गलतियां उसी की तरह सहन करेगा। लू रुआन सचमुच माफी मांगने ही वाली थी कि मैंने मुड़कर अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया और विनम्र मुस्कान के साथ जो जिंगशिन से कहा कि अगर सूट उसने चुने थे तो मुझे उसे धन्यवाद देना चाहिए।
मेरा बेटा उनसे खेलकर बहुत खुश हुआ था, बस उनकी क्वालिटी थोड़ी कमजोर निकली। फिर मैंने बेटे से कहा कि वह अच्छे अंकल को धन्यवाद कहे। मेरे बेटे की मासूम आंखें हम सब के बीच घूमने लगीं। जो जिंगशिन कुछ पल के लिए जड़ हो गया, फिर हल्का सा हंसकर बोला कि मैं अच्छा मजाक कर लेता हूं। उसके मुताबिक मेरी अभी शादी भी नहीं हुई, तो मेरा बेटा कहां से आ गया? उसने कहा कि ऐसी बातें सुनकर लू रुआन का दिल टूट जाएगा। फिर उसने बताना शुरू किया कि विदेश में रहते हुए लू रुआन लगभग हर रात शराब पीकर सोती थी। नींद में भी वह मेरा नाम लिया करती थी। कई बार जब वह उसकी देखभाल कर रहा होता, तब वह उसे गलती से मैं समझ लेती थी। आखिर में उसने कहा कि अब जब हम दोनों दोबारा साथ आने वाले हैं, तो मुझे इतना नाराज नहीं होना चाहिए। और फिर मुस्कुराकर मेरे बेटे की तरफ देखते हुए बोला कि उसे जल्दी छोड़ दूं, वरना उसके असली पिता को चिंता होने लगेगी। लू रुआन मुझे घूरने लगी, जैसे उसकी नजरें मेरे चेहरे में छेद कर देंगी। उसने गुस्से में पूछा कि यह बच्चा किसका है और मैं उसकी पीठ पीछे क्या करता रहा हूं। फिर वह लगभग चिल्लाते हुए बोली कि मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं। तभी जो जिंगशिन ने हल्की सी आवाज निकाली और कोहनी से उसे धीरे से ठेला। उसने कहा कि क्या उसे समझ नहीं आ रहा? उसने मुझे 5 साल इंतजार करवाया था, इसलिए मैंने उसे जलाने के लिए किसी बच्चे को किराए पर रखा होगा। यह सुनते ही लू रुआन ने राहत की लंबी सांस ली। फिर मेरी तरफ देखकर बोली कि उसे पता है मैं उसके विदेश जाने की बात से अब भी नाराज हूं, लेकिन उस समय उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब वह वापस आ चुकी है, इसलिए मुझे गुस्सा छोड़ देना चाहिए और बच्चे को जाने देना चाहिए। उसने यहां तक कहा कि आज वह कुछ भी नहीं करेगी, बस मेरे साथ रहेगी, और मैं चाहूं तो उसका क्रेडिट कार्ड भी पूरा खाली कर सकता हूं। इतना कहकर वह मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मेरा बेटा डर के मारे रोने लगा। उसने मेरी टांग कसकर पकड़ ली और छोड़ने से इनकार कर दिया। वह रोते हुए पूछने लगा कि यह औरत कौन है और उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं उसका पिता नहीं हूं। वह बार बार कह रहा था कि वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जैसे ही उसके मुंह से डैडी निकला, पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। लू रुआन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने हाथ उठाया और डांटते हुए कहा कि किसी को भी डैडी मत कहो और चुप हो जाओ। मेरा बेटा और जोर से रोने लगा। इस बार मैं सच में गुस्से में आ गया। मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया और लू रुआन पर बरस पड़ा। मैंने पूछा कि क्या उसका दिमाग खराब हो चुका है? क्या उसे समझ नहीं आ रहा कि यह मेरा बेटा है और 4 साल का है? लू रुआन की आंखें फैल गईं। उसका उठा हुआ हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। वह अविश्वास से मुझे देखती रही। उसने कहा कि वह मुझसे शादी करने वाली थी। उसने 5 साल मेरा इंतजार किया, सब कुछ छोड़कर मेरे पास लौट आई, और अब मैं उसे बता रहा हूं कि मेरा बेटा भी है। उसके लिए यह किसी मजाक से कम नहीं था। तभी जो जिंगशिन जल्दी से आगे आया। ऊपर से वह मामला शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर बात आग में घी डाल रही थी। उसने लू रुआन से कहा कि शायद उसके जाने के बाद मैं इतना टूट गया था कि मुझसे गलती हो गई। उसके मुताबिक यह समझने वाली बात थी। फिर उसने कहा कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई, तब तक कोई समस्या नहीं है। लू परिवार इतना अमीर है कि एक बच्चे को आसानी से पाल सकता है, और लू रुआन चाहे तो उसकी सौतेली मां बन सकती है। उसकी कुछ ही बातों ने मुझे ऐसे इंसान की तरह पेश कर दिया जिसकी निजी जिंदगी बेहद गड़बड़ है। आसपास खड़े लोग तुरंत कानाफूसी करने लगे। कोई कह रहा था कि शायद मुझे किसी ने छोड़ दिया था और फिर मैंने किसी सीधी सादी लड़की को फंसा लिया। कोई कह रहा था कि 5 साल इंतजार करने वाली लड़की के साथ ऐसा करना गलत है। कुछ लोग मेरे बेटे को नाजायज बच्चा तक कहने लगे, यहां तक कि कुछ लोग यह भी बोलने लगे कि मैं इतना भी खास नहीं दिखता, और लू रुआन के साथ तो जो जिंगशिन ज्यादा अच्छा लगता है। चारों तरफ फुसफुसाहट बढ़ती जा रही थी। जो जिंगशिन फिर मेरे पास आया और मुझे एक तरफ ले जाने का नाटक करते हुए बोला कि इतने लोगों के सामने मुझे तमाशा नहीं करना चाहिए। उसके मुताबिक मैं जानबूझकर लू रुआन को शर्मिंदा कर रहा था। उसने कहा कि अगर मैं माफी मांग लूं तो वह खुद लू रुआन से बात करेगा, क्योंकि वह उसकी बात सबसे ज्यादा मानती है। यहां तक कि वह मेरे बच्चे की देखभाल में भी मदद करेगी। उसी समय लू रुआन ने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ ली कि जैसे हड्डी तोड़ देगी। उसने कहा कि वह बच्चे की देखभाल कर सकती है,
लेकिन पहले उसे यह जानना होगा कि उसकी मां कौन है। फिर अचानक उसका लहजा नरम हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा कि मैं सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि वह मुझसे प्यार करती है। वह मुझे दोष नहीं दे सकती, लेकिन उस औरत से निपटना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं ठंडी हंसी हंसा, उसका हाथ झटक दिया और अपने बेटे को और कसकर पकड़ लिया। मैंने कहा कि अगर प्रेसिडेंट लू इतनी ही काबिल हैं तो खुद जाकर जांच कर लें। आखिर शादी का फैसला भी उन्होंने अकेले ही किया था। इतना कहकर मैं जाने लगा, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स ने मेरा रास्ता रोक लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक यह मामला पूरी तरह साफ नहीं हो जाता, मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं अपने बेटे को डराना नहीं चाहता था, इसलिए वहीं गुस्सा नहीं कर सका। मजबूरी में मुझे लगभग 1 घंटा और दुकान में रुकना पड़ा। आखिरकार एक बॉडीगार्ड वापस आया और उसने बार में हुए एक डांस का वीडियो दिखाया। वीडियो देखते ही लू रुआन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने फोन जमीन पर दे मारा और चिल्लाई कि मैं एक डांसर के चक्कर में पड़ गया हूं। उसके मुताबिक मैंने सिर्फ उसे जलाने के लिए यह सब किया था और मैं किसी भी हद तक गिर सकता था। मेरी नजर टूटे हुए फोन की स्क्रीन पर टिक गई। वह वीडियो हमारी शादी से पहले का था। फूयान ने वह डांस सिर्फ मुझे खुश करने के लिए सीखा था, लेकिन लुरुआन ने मेरी कॉलर पकड़ ली और अपना चेहरा मेरे बिल्कुल करीब ले आई। उसने कहा कि वह उस औरत को बर्बाद कर देगी। उसके बाद वह इस पूरी घटना को भूलने का नाटक करेगी, लेकिन अगर उसने मुझे दोबारा ऐसी जगह जाते देखा तो उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। उधर जो जिंगशिन कॉफी पीते हुए इतना हंस रहा था कि कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गया। उसने हंसते हुए कहा कि लुरुआन को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आखिर विदेश में रहते हुए वह खुद भी ऐसी जगहों पर जाया करती थी। जब भी वह नशे में होती, उसे लेने के लिए उसी को बुलाती थी। उसके मुताबिक मैं दूर था, इसीलिए अकेलेपन में किसी का सहारा ढूंढ लेना स्वाभाविक था। लुरुआन ने तुरंत जवाब दिया कि वह एक औरत है और उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। अपना गुस्सा निकालने के बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला सुना दिया। उसने कहा कि वह उस औरत से खुद निपटेगी। शादी के बाद बच्चा लू परिवार का होगा और वह बच्चे को उसकी मां से कभी मिलने नहीं देगी। फिर उसने मेरी तरफ उंगली दिखाकर कहा कि मुझे घर जाकर चुपचाप शादी का इंतजार करना चाहिए। अगले 6 दिनों तक घर से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने जो जिंगशिन का हाथ पकड़ लिया और दोनों साथ साथ वहां से निकल गए। जाते जाते जो जिंगशिन उसे मनाने लगा कि वह मुंह फुलाना छोड़ दे। फिर उसने कहा कि आज रात कुछ ड्रिंक लेते हैं और कुछ और दोस्तों को भी बुला लेते हैं। धीरे धीरे उनकी आवाजें दूर होती चली गईं। कुछ देर बाद मेरा बेटा डरते डरते मेरा हाथ खींचकर पूछने लगा कि वह औरत कौन थी। मैंने बस इतना कहा कि वह एक पागल इंसान है और मम्मी को इस बारे में कुछ नहीं बताना। उस पूरे तमाशे के बाद मेरा कहीं घूमने का बिल्कुल मन नहीं रहा। हम जैसे ही दुकान से बाहर निकले, एक कर्मचारी 3 शॉपिंग बैग लेकर हमारे पीछे दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि यह सब प्रेसिडेंट लू ने हमारे लिए खरीदा था। चूंकि हम अभी तक दुकान में ही थे, इसलिए उन्हें घर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बैग खोलकर देखा, अंदर वही चीजें थीं जो मैंने 5 साल पहले चुनी थीं। हम दोनों की शादी की अंगूठियां भी उन्हीं में थीं, लेकिन अब उनकी डिजाइन पुरानी पड़ चुकी थी और उनसे जुड़ी भावनाएं भी बहुत पहले खत्म हो चुकी थीं। उस रात मैंने बेटे को बड़ी मुश्किल से सुलाया ही था कि अचानक जो जिंगशिन की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। पता नहीं उसे मेरा नंबर कहां से मिला था। रिक्वेस्ट स्वीकार करते ही उसने एक वीडियो भेजा। वीडियो किसी बार के वीआईपी रूम का था। उसमें लुरुआन पूरी तरह नशे में डूबी हुई थी और बड़बड़ा रही थी कि बच्चा होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बच्चा पैदा कर सकता है। वीडियो में लुरुआन नशे में बड़बड़ाती जा रही थी कि शादी के बाद वह मुझे 8 या 10 बच्चे दे देंगी। उसके बाद मैं कभी बाहर किसी और की तरफ देखने की भी नहीं सोचूंगा। उसी समय जो जिंगशिन ने एक वॉइस मैसेज भेजा। उसकी आवाज में खुला मजाक छिपा हुआ था। उसने कहा कि मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लुरुआन बाहर से सख्त दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत नरम है। मुझे बस उसका ख्याल रखना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होगा। आराम से बैठकर शादी का इंतजार करना चाहिए। लेकिन वीडियो खत्म होने से ठीक पहले उसने जानबूझकर मेज पर रखा होटल रूम कार्ड भी कैमरे में दिखा दिया। 8-10 बच्चे। उस पल मेरा गुस्सा चरम पर पहुंच गया। मेरा मन हुआ कि फोन दीवार पर दे मारूं। अब साफ हो चुका था कि इस शादी को छिपाकर रखने का कोई मतलब नहीं बचा।
जब मैंने फू यान को बताया कि मैं हमारी शादी सार्वजनिक करने वाला हूं, तो वह खुशी से झूम उठी। उसने लगातार 3 पोस्ट कर डाली। उसने खुलकर ऐलान किया कि उसका पति है, उनका एक प्यारा बेटा भी है और 6 दिन बाद वे अपनी मेकअप वेडिंग करने वाले हैं। जो चाहे आ सकता है। शादी वाले दिन फू यान ने मेरे खाते में सीधे 5 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। नोट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, दहेज अपनी खुशी से दिया गया, कभी पछतावा नहीं होगा। उधर लू रुआन सैकड़ों गाड़ियों वाले भव्य वेडिंग काफिले के साथ मेरे घर पहुंची, लेकिन घर पूरी तरह खाली था। वह बाहर खड़ी रही 1 घंटा, फिर दूसरा घंटा। उसका धैर्य धीरे धीरे खत्म होने लगा। वह बड़बड़ाने लगी कि मैं तो एक बच्चे तक को साथ लेकर घूमता हूं और फिर भी वह अपना गुस्सा दबाकर खड़ी है, लेकिन मैं अब भी उसके सामने नखरे दिखा रहा हूं। आखिरकार उसने दरवाजे पर लात मारनी शुरू कर दी। जोर जोर से धमाके होने लगे। शोर सुनकर सारे पड़ोसी बाहर निकल आए। जब लू रुआन ने बताया कि वह दूल्हे को लेने आई है, तो पहले सब लोग हैरान रह गए, फिर जोर जोर से हंसने लगे। एक पड़ोसी ने कहा कि जांग परिवार का बेटा तो 5 साल पहले ही शादी कर चुका है, उसका 4 साल का बेटा भी है। आज तो बस उनकी मेकअप वेडिंग हो रही है, शायद वह गलत घर पर आ गई है। यह सुनते ही लू रुआन के पैरों से जैसे ताकत निकल गई। वह लगभग गिर पड़ी। उसने कांपती आवाज में पूछा कि किसके साथ शादी हो रही है। पड़ोसन ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब दिया कि फू यान के साथ। दोनों कई सालों से शादीशुदा हैं। उनका बेटा भी 4 साल का हो चुका है। आज सिर्फ शादी की रस्म दोबारा हो रही है। शहर के सबसे बड़े होटल में समारोह रखा गया है। सिर्फ फूलों के लिए ही 3 ट्रक मंगवाए गए हैं। लू रुआन के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसने पड़ोसन का हाथ पकड़ लिया और लगभग चीखते हुए कहा कि यह असंभव है। मुआन ने उससे 5 साल इंतजार करने का वादा किया था। उसने अभी अभी जो जिंगशिन से तलाक लिया है, वह किसी और से शादी कैसे कर सकता है। पड़ोसन दर्द से कराह उठी और जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने कहा कि वह कोई गलती नहीं कर रही। जब फू यान गर्भवती थी, तब मुआन उसे हर रोज जांच के लिए लेकर जाता था। वे इसी बिल्डिंग से साथ निकलते थे। उसने अपनी आंखों से सब देखा है। लू रुआन का चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। पड़ोसन भी डर गई और 2 कदम पीछे हट गई। फिर जल्दी से कहकर चली गई कि उसे अपने पति के लिए खाना बनाना है। अगर मुआन से मिलना है तो बस घंटी बजा ले। दरवाजा बंद हो गया। लू रुआन वहीं खड़ी रह गई। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। तभी 5 साल पुरानी यादें एक एक करके लौटने लगीं। उसे याद आया कि एक दिन वह और मुआन ड्राइंग रूम में बैठे थे। वह उसकी बाहों में थी और उसके हाथ में शादी की जगहों का एल्बम था। उसने एक होटल की तस्वीर पर उंगली रखकर कहा था कि शादी यहीं करेंगे। तब मुआन मुस्कुराया था और बस एक शब्द कहा था, ठीक है। उस समय उसकी आंखों से निकले आंसू मुआन की शर्ट में समा गए थे। आज सचमुच उसी होटल में शादी हो रही थी, लेकिन दुल्हन अब वह नहीं थी। उसी वक्त उसका फोन बजा। स्क्रीन पर 3 शब्द चमक रहे थे, जो जिंगशिन फोन उठाते ही उसकी आवाज सुनाई दी। वह पूछ रहा था कि सब कैसा चल रहा है। फिर उसने कहा कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि वापस आते ही शादी की बात नहीं छेड़नी चाहिए थी। पहले मुआन को धीरे धीरे मनाना चाहिए था। फिर उसने पूछा कि क्या वे दोनों फिर झगड़ पड़े। लू रुआन ने फोन इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसने धीमी आवाज में कहा कि पड़ोसियों के मुताबिक मुआन और फू यान की शादी को कई साल हो चुके हैं। उनका 4 साल का बेटा भी है। फोन की दूसरी तरफ 2 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक जो जिंगशिन जोर जोर से हंस पड़ा। उसने कहा कि यह तो मजाक है। फू यान तो वित्तीय दुनिया की जीवित यमराज कहलाती है। वह इतनी ठंडी और सख्त है कि उसके बारे में कभी कोई रोमांटिक अफवाह तक नहीं सुनी गई। वह मुआन से शादी कैसे कर सकती है? उसके मुताबिक पड़ोसन ने जरूर किसी और को देख लिया होगा। फिर उसने गंभीर बनने का नाटक करते हुए कहा कि मुआन अब भी उसके अचानक चले जाने से नाराज है, इसलिए उसने किसी को साथ मिलाकर यह पूरा नाटक रचा है ताकि लू रुआन जल जाए। उसने उसे पुरानी बातें भी याद दिलाईं। कहा कि मुआन पहले उससे कितना चिपका रहता था। वह सिर्फ 3 दिन के बिजनेस ट्रिप पर जाती थी और मुआन रोज वीडियो कॉल करता था।
ऐसा इंसान किसी और से शादी कैसे कर सकता है? जहां तक बच्चे की बात है, शायद वह किसी दोस्त का बच्चा होगा जिसे नाटक के लिए साथ लाया गया है। यह सुनकर लू रुआन की आंखों में फिर उम्मीद लौट आई। उसने पूछा कि क्या सचमुच ऐसा ही है? जो जिंगशिन ने पूरे विश्वास से कहा कि और क्या हो सकता है। उसने तुरंत होटल जाकर खुद देखने को कहा। अगर सच में शादी हो रही है तो सीधे अंदर घुसकर मुआन से बात करनी चाहिए। उसने यहां तक कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद भी वहां पहुंच जाएगा और मुआन को वापस पाने में उसकी मदद करेगा। फोन कटते ही लू रुआन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। स्टीयरिंग पकड़े उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, यह सब नाटक है। मुआन किसी और को नहीं चुन सकता। वह अब भी उसका इंतजार कर रहा होगा। होटल शहर के बाहरी इलाके में था। उसे वहां पहुंचने में लगभग 40 मिनट लगे। लेकिन जैसे ही उसने पार्किंग में गाड़ी रोकी, 2 काले सूट पहने सिक्योरिटी गार्ड उसके सामने आ खड़े हुए। उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या उसके पास निमंत्रण पत्र है। फिर बताया कि आज वाइस प्रेसिडेंट फू यान की शादी का समारोह है और बिना निमंत्रण किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट फू यान, यह नाम सुनते ही लू रुआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा कि क्या अंदर एक सूट पहने आदमी भी है। जांग मुआन, फू यान का पति। गार्ड ने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। लू रुआन ने घबराकर पूछा कि क्या दूल्हे का सरनेम सच में जांग है। गार्ड ने भौहें सिकोड़ लीं और उसकी आवाज पहले से भी ठंडी हो गई। उसने कहा कि अगर उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो उसे तुरंत यहां से जाना होगा। अगर उसने शादी में कोई बाधा डाली तो उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। लेकिन अब लू रुआन पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की और कहा कि वह जांग मुआन की दोस्त है, उसे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। दोनों गार्ड तुरंत उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर वह और परेशानी खड़ी करेगी तो वे सख्त कार्रवाई करेंगे। लू रुआन की नजर होटल के अंदर चली गई। वहां से शादी का संगीत सुनाई दे रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उसने एक कर्मचारी को ट्रे लेकर अंदर जाते देखा। गार्ड्स का ध्यान भटकते ही उसने मौका देखा और खुद को सर्वर की तरह दिखाकर चुपचाप अंदर घुस गई। पूरा बैंक्वेट हॉल सफेद गुलाबों से सजा हुआ था। उसकी नजर भीड़ के बीच से होती हुई सीधे स्टेज पर जाकर रुकी। मैं कस्टम मेड सूट पहने खड़ा था। मेरे बाल करीने से सेट थे और मैं अपने बगल में खड़ी महिला को देखकर मुस्कुरा रहा था। सफेद वेडिंग ड्रेस में खड़ी फू यान बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही लू रुआन के कदम वहीं रुक गए। यह वही महिला थी जिसे उसने उस वीडियो में देखा था। उसके दिमाग में सवाल गूंज उठा, अगर वह बार में डांस करने वाली लड़की थी तो फिर वित्तीय दुनिया की मशहूर फू यान कैसे हो सकती है। उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसी समय उसने देखा कि फू यान बेहद प्यार से मेरी उंगली में अंगूठी पहना रही है। उसकी हर हरकत में कोमलता भरी हुई थी। स्टेज के नीचे एक छोटा सा लड़का सूट पहनकर पंजों के बल खड़ा था। वह मीठी आवाज में चिल्ला रहा था कि डैडी और मम्मी जल्दी से अंगूठियां बदल लें। वह वही बच्चा था जिसे उसने मॉल में देखा था। उस पल लू रुआन की सांस जैसे रुक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। स्टेज पर मेरी आंखों में जो प्यार और नरमी थी वैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। शादी की कस्में उसके कानों में गूंज रही थीं। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई। वह भीड़ को धक्का देती हुई सीधे स्टेज की तरफ भागी। उसने चीख कर कहा कि मैं यह शादी नहीं कर सकता। मैंने उससे 5 साल इंतजार करने का वादा किया था। अब वह तलाक लेकर वापस आ चुकी है। आज की शादी उसकी और मेरी होनी चाहिए थी। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। वह मेरा हाथ पकड़ने के लिए बढ़ी, लेकिन मैंने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। मेरी आंखों में सिर्फ ठंडापन था। मैंने साफ कहा कि वह पागल हो चुकी है। आज मेरी शादी मेरी पत्नी के साथ हो रही है। शुरू से अंत तक उसका इस शादी से कोई संबंध नहीं है। मैंने कभी उससे शादी करने की बात नहीं मानी थी। तभी फू यान आगे बढ़ी और मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने मुझे अपने पीछे कर लिया। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने लू रुआन को चेतावनी दी कि अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान दे। अगर वह उसके पति को परेशान करना जारी रखेगी तो सिक्योरिटी उसे बाहर निकाल देगी। लू रुआन की आंखें लाल हो गईं। उसने
अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मुझे परेशान नहीं कर रही। वह और मैं सालों तक साथ रहे थे। हम शादी करने वाले थे। अगर उसके परिवार ने उसे जबरदस्ती अरेंज मैरिज में नहीं धकेला होता तो वह कभी मुझे छोड़कर नहीं जाती। फिर वह रोते हुए मुझसे पूछने लगी कि क्या मैं हमारी पुरानी बातें भूल गया हूं। मैंने उससे 5 साल इंतजार करने का वादा किया था। अब जब वह लौट आई है तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आसपास बैठे मेहमान एक एक करके हमारी तरफ देखने लगे। फुसफुसाहटें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन लू रुआन को किसी की परवाह नहीं थी। वह फिर मेरी तरफ झपटी और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने मुझसे विनती की कि मैं उसके साथ चलूं। वह अब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। उसने कहा कि उसने हमारी शादी की सारी तैयारी कर ली है और वह मुझे दोबारा खो नहीं सकती। मैं एक कदम पीछे हट गया। मेरी आवाज में सिर्फ तंज था। मैंने पूछा कि आखिर वह किस आधार पर सोचती है कि हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। मैंने उसे 5 साल पहले की बातें याद दिलाईं, जब वह बिना कुछ बताए विदेश चली गई थी। मैं उसे ढूंढते हुए उसके पीछे गया था। मुझे लगा था कि उसका परिवार उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर कर रहा है और मैं उसे बचा सकता हूं। लेकिन बदले में उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पुलिस स्टेशन में फेंकवा दिया था। मैं 2 दिन तक भूखा वहां पड़ा रहा। उस समय वह कहां थी? मैंने कहा कि उसके जाने के बाद मैं हर दिन रोता रहा। मैं इतना टूट गया था कि सिर्फ हड्डियां और चमड़ी बची थी। तब वह कहां थी? लू रुआन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। मैंने आगे कहा कि सिर्फ इसलिए कि उसने जो जिंक्शन को तलाक दे दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं फिर उसके पास लौट जाऊं। मैं ठंडी हंसी हंसा और कहा कि वह खुद को जरूरत से ज्यादा महत्व देती है। मेरा समय उसकी गलतियों का इंतजार करने या उसके वापस मुड़ने का इंतजार करने के लिए नहीं बना था। मैं अब बहुत खुश हूं, इसलिए उसे यहां से चले जाना चाहिए, नहीं तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगा। यह सुनते ही उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। वह लगभग चीख पड़ी। उसने पूछा कि अगर ऐसा था तो मैंने उसे पहले क्यों नहीं बताया। मैं उसे खिलौने की तरह अपने इशारों पर नचाता रहा और शायद मुझे इसमें मजा भी आता रहा। उसने कहा कि उसने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी और मैंने उसकी सारी सच्चाई को मजाक बना दिया। मैं इतना गुस्सा हो गया कि हंस पड़ा। मैंने कहा कि मैंने उसे सब कुछ बताया था। समस्या सिर्फ इतनी थी कि उसने कभी विश्वास नहीं किया। तभी मेरा बेटा डरते डरते बोला कि यह वही आंटी फिर से आ गई है। फिर उसने मासूमियत से पूछा कि क्या उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। उसी पल लू रुआन का मानसिक संतुलन जैसे टूट गया। वह मुड़ी और सीधे दूसरी मंजिल की रेलिंग पर चढ़ गई। उसका एक पैर पहले ही बाहर जा चुका था। वह नीचे स्टेज की तरफ देखकर चीखी कि अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो वह कूद जाएगी। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। कहीं चीखें सुनाई देने लगीं तो कहीं लोग फोन निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगे। मेरा चेहरा बदल गया, लेकिन फू यान ने तुरंत मेरा कंधा पकड़ लिया। उसने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, वह यह संभाल लेगी। फिर उसने ऊपर देखकर शांत लेकिन अधिकार भरी आवाज में कहा कि अगर लू रुआन सच में मुआन की भलाई चाहती है तो उसे यह तमाशा बंद कर देना चाहिए और उसे शांति से अपनी शादी पूरी करने देनी चाहिए। लेकिन लू रुआन ने सिर हिला दिया। उसने कहा कि जब तक मुआन उसके साथ नहीं जाएगा वह नीचे नहीं उतरेगी। और अगले ही पल वह कूद गई। वह सीधे स्टेज के सामने बिछे कारपेट पर गिरी। उसके घुटनों से तुरंत खून निकलने लगा, लेकिन जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं हुआ। वह लड़खड़ाते हुए उठी और फिर से स्टेज की तरफ दौड़ पड़ी। वह लगातार चिल्ला रही थी कि मुआन उसके साथ चले। तभी फू यान की बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी। उसने सिक्योरिटी को बुलाया। तैयार खड़े गार्ड तुरंत आगे बढ़े और लू रुआन को मजबूती से पकड़ लिया। मैंने उसकी बदहाल हालत को देखा, लेकिन मेरी आवाज में जरा भी बदलाव नहीं आया। मैंने सिर्फ इतना कहा, लू रुआन, अब यह तमाशा बंद करो। मैंने ठंडे स्वर में कहा कि अगर वह यहां आशीर्वाद देने आई है तो मैं उसका धन्यवाद करता हूं, लेकिन अगर वह तमाशा करने आई है तो फू परिवार की सिक्योरिटी इतनी विनम्र नहीं रहेगी। तभी मेरे माता पिता भी भीड़ को चीरते हुए आगे आ गए। मेरे पिता ने लू रुआन की बांह पकड़ ली और गुस्से में पूछ लिया कि आखिर वह कब तक मुआन की जिंदगी बर्बाद करती रहेगी। लू रुआन घबराकर सफाई देने लगी।
उसने कहा कि वह सच में मुझसे प्यार करती है, उसका और जो जिंगशिन का तलाक हो चुका है। और लेकिन मेरी मां ने उसे बीच में ही रोक दिया। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि उसके जाने के बाद मुआन हर दिन उसके फोन का इंतजार करता था। जब उसका कोई फोन नहीं आया तो वह एयरपोर्ट जाकर उसका इंतजार करने लगा। आखिर जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तब उसने विदेश जाने का टिकट खरीदा और उसे ढूंढने निकल पड़ा। फिर मां की आवाज और भारी हो गई। उन्होंने कहा कि वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ था, यह लू रुआन खुद अच्छी तरह जानती है। उसके बॉडीगार्ड्स ने मुआन को पागल समझकर पुलिस स्टेशन में फेंकवा दिया था। वह 2 दिन और 2 रात तक भूखा वहां पड़ा रहा। घर लौटने के बाद उसकी हालत और खराब हो गई थी। वह हर दिन कमरे में बंद रहता था, न किसी से बात करता था और न खाना खाता था। धीरे धीरे उसका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। आखिरकार उसने नींद की गोलियां तक खा ली थीं। अगर फू यान उसे समय रहते अस्पताल न ले जाती तो शायद आज वह जिंदा भी नहीं होता। यह कहते कहते मेरी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने लू रुआन से कहा कि अब मेरे पास पत्नी है, बेटा है और एक शांत परिवार है। मेरी पत्नी फिर से मां बनने वाली है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। अगर उसके अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है तो उसे मुझे परेशान करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने लू रुआन को पकड़ लिया और उसे बाहर घसीटने लगे। संघर्ष करते हुए उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार स्टेज की तरफ देखा। उसी समय उसने देखा कि फू यान झुककर जमीन पर गिरी हुई अंगूठी उठा रही थी। फिर उसने बहुत प्यार से वह अंगूठी मेरी उंगली में वापस पहनाई और धीरे से कहा कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, यह सब उसके लायक नहीं है। मैंने बिना कुछ कहे फू यान के कंधे पर सिर टिका दिया और हल्का सा सिर हिला दिया। यह दृश्य लू रुआन के दिल में किसी चाकू की तरह उतर गया। उसका सीना दर्द से भर उठा। होटल से बाहर फेंके जाने के बाद वह सड़क किनारे बैठ गई। उसके घुटनों से अब भी खून बह रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। तभी उसका फोन बजा। कॉल वेडिंग प्लानिंग कंपनी की थी। उन्होंने पूछा कि वह अभी तक क्यों नहीं पहुंची। शादी का हॉल पूरी तरह तैयार है, बस वह और मिस्टर जांग आने बाकी हैं। लू रुआन ने बेजान आवाज में सिर्फ इतना कहा कि सब कुछ रद्द कर दो। उधर से हैरानी भरी आवाज आई। उन्होंने याद दिलाया कि इस शादी की तैयारी 3 महीने से चल रही थी। बैंक्वेट हॉल, सूट, रिसेप्शन और बाकी सारी चीजों का भुगतान पहले ही हो चुका था। अगर शादी रद्द हुई तो भारी नुकसान होगा। लेकिन लू रुआन अचानक चीख पड़ी। उसने फिर कहा कि सब कुछ रद्द कर दो। इसके साथ ही उसने फोन जमीन पर दे मारा। स्क्रीन टूट गई, ठीक वैसे ही जैसे उस समय उसका दिल टूट चुका था। वह सड़क की लाइट के खंभे से टिककर खड़ी हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ मुआन की तस्वीरें घूम रही थीं। हर याद उसे दम घुटने जैसा दर्द दे रही थी। कुछ देर बाद उसका फोन फिर बजा। इस बार उसकी मां का फोन था। उसने टूटी हुई स्क्रीन वाले फोन से कॉल रिसीव कर ली। मां ने पूछा कि शादी कैसी चल रही है और क्या मुआन उसे ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा। बस इतना सुनना था कि लू रुआन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि अगर उसके माता पिता ने उसे उस समय जो जिंगशिन से शादी करने के लिए मजबूर न किया होता तो वह मुआन को कभी नहीं खोती। अब मुआन किसी और का पति है, उसका बच्चा है। क्या अब वे दोनों खुश हैं? फोन के दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। फिर उसकी मां की आवाज आई। वह पूरी तरह हैरान थीं। उन्होंने पूछा कि उन्होंने उसे कब मजबूर किया था। उनके मुताबिक उस समय तो खुद लू रुआन ने जो जिंगशिन से शादी करने की जिद की थी। उन्होंने तो उसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह नहीं मानी। यह सुनते ही लू रुआन सुन्न रह गई। उसकी आवाज कांपने लगी। उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है। उसे साफ याद है कि उसके माता पिता ने कहा था कि अगर उसने जो जिंगशिन से शादी नहीं की तो उसे देश वापस आने नहीं दिया जाएगा और मुआन से मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी मां ने तुरंत इनकार कर दिया। उसी समय उसके पिता की गुस्से भरी आवाज फोन पर सुनाई दी। उन्होंने पूछा कि क्या वह अपना दिमाग खो चुकी है। उन्होंने कहा कि उस समय तो वे उसे जो जिंगशिन के साथ अच्छी जिंदगी बिताने की सलाह देते रहे थे, लेकिन वह खुद मना करती रही। शादी की जिद भी उसी ने की थी। अब जब मुआन किसी और से शादी कर चुका है तो वह सारी जिम्मेदारी उन पर डाल रही है।
लू रुआन ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। उसके माता पिता की बात और जो जिंगशिन की बात बिल्कुल अलग थी। क्या सच में उसके माता पिता ने उसे कभी मजबूर नहीं किया था? अगर ऐसा था तो जो जिंगशिन ने उससे झूठ क्यों बोला? अपने घावों की परवाह किए बिना वह सीधा जो जिंगशिन के घर पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही जो जिंगशिन मुस्कुरा पड़ा। उसने पूछा कि वह अचानक यहां कैसे आ गई। क्या मुआन ने उससे सुलह कर ली? उसे तो लगा था कि वह आधी रात तक मुआन के साथ ही व्यस्त रहेगी, लेकिन इस बार लू रुआन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने सीधे पूछा कि क्या उसने उस समय शादी वाली बात पर उससे झूठ बोला था। उसने कहा कि उसकी मां के मुताबिक किसी ने उसे मजबूर नहीं किया था, बल्कि वह खुद जो जिंगशिन से शादी करना चाहती थी। लेकिन उसे याद नहीं कि उसने कभी ऐसा कहा हो। उसका दिल हमेशा मुआन के लिए धड़कता था। कुछ पल के लिए जो जिंगशिन का चेहरा जम गया, फिर अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं। वह दुखी होने का अभिनय करते हुए बोला कि लू रुआन उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। उसने उसे पुरानी बातें याद दिलाईं। उसके मुताबिक उसी ने रोते हुए कहा था कि उसके माता पिता मुआन को पसंद नहीं करते और उसे जो जिंगशिन से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर उसने बात नहीं मानी तो उसकी आर्थिक मदद बंद कर दी जाएगी और वह कभी देश वापस नहीं आ सकेगी। जो जिंगशिन ने कहा कि वह तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। उसने लू रुआन की आस्तीन पकड़ ली। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने कहा कि वह एक आदमी है। उसने जल्दी शादी की और जल्दी तलाक भी लिया। अब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे इस पूरे मामले से आखिर मिला ही क्या? उसने दावा किया कि उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह लू रुआन को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था और उसकी मदद करना चाहता था। उसकी दुखी शक्ल देखकर लू रुआन के मन में उठे शक फिर डगमगाने लगे। आखिरकार उसने आह भरते हुए माफी मांग ली। उसने कहा कि शायद गलती उसी की है। हो सकता है उसे बातें ठीक से याद न हो। जो जिंगशिन तुरंत मुस्कुरा दिया। उसने आंसू पोंछे और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि कोई बात नहीं। वह समझ सकता है कि इस समय उसका दिमाग बहुत उलझा हुआ है। फिर उसने कहा कि अगर वह अब भी मुआन को वापस पाना चाहती है तो वह उसके लिए नए तरीके सोचता रहेगा। आखिर वे सबसे अच्छे दोस्त जो हैं, वह जरूर उसकी मदद करेगा। लू रुआन ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। लेकिन उसे यह नहीं दिखा कि उसके मुड़ते ही जो जिंगशिन की आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई थी। उसके चेहरे की मुस्कान भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। लू रुआन घर लौट आई, लेकिन पूरी रात करवटें बदलती रहीं। उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार उसके दिमाग में जांग मुआन की बातें गूंजती रहीं। हर याद के साथ उसके सीने में घुटन बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने अपना दूसरा वीचैट अकाउंट खोला और उसी से जांग मुआन को ऐड किया। फिर वह उसके मोमेंट्स देखने लगी। वहां उसकी पूरी जिंदगी मौजूद थी। पहली तस्वीर में पू यान और यांगी साथ बैठकर पजल खेल रहे थे। दूसरी तस्वीर में पू यान उसके लिए झींगे छील रही थी। तीसरी तस्वीर में उनका 3 लोगों का परिवार समुद्र किनारे छुट्टियां मना रहा था। धूप उन पर पड़ रही थी और पूरा दृश्य इतना गर्मजोशी भरा था कि देखने वालों को भी जलन हो जाए। लू रुआन उन तस्वीरों को घूरती रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उसे याद आया कि कभी उसने भी जांग मुआन से कहा था कि वह उसे समुद्र किनारे घुमाने ले जाएगी। वे दोनों मिलकर बच्चे पालेंगे, लेकिन उसने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया था। जितना ज्यादा वह तस्वीरें देखती गई, उसका दिल उतना ही ज्यादा दर्द से भरता गया। आखिर उसने वीचैट बंद कर दिया और तुरंत किसी को पुराने मामलों की जांच करने का आदेश दिया। 2 दिन बाद उसकी असिस्टेंट दस्तावेजों का एक ढेर लेकर उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा कि सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। उसके मुताबिक उस समय जो परिवार ने लू परिवार की घरेलू संपत्ति हथियाने के लिए जाल बिछाया था, उन्होंने उसके माता पिता को विदेश जाने पर मजबूर कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो जिंगशिन ने उसकी मां के नाम से नकली संदेश भेजे थे और उसने वे सारे संदेश भी रोक लिए थे जो लू रुआन ने जांग मुआन को भेजे थे। उन संदेशों में वे बातें भी थीं जिनमें वह सारी गलतफहमियां समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर असिस्टेंट ने एक और सबूत सामने रखा। वह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। उसमें
जो जिंगशिन और उसके पिता बात कर रहे थे कि उन्होंने किस तरह लू रुआन और जांग मुआन को अलग किया और कैसे पूरी साजिश रची। दस्तावेज पकड़ते ही लू रुआन के हाथ कांपने लगे। उसे याद आने लगा कि जो जिंगशिन कितनी बार कहता था कि वे सबसे अच्छे दोस्त हैं और वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है। अब उसे समझ आ गया था कि यह सब झूठ था। शुरू से आखिर तक वह सिर्फ उसके साथ खेलता रहा था। उसका गुस्सा फट पड़ा। वह तुरंत कार की चाबी उठाकर जो जिंगशिन के घर पहुंच गई, लेकिन घर खाली था। उसने कई बार फोन किया मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी उसे वह बार याद आया जहां जो जिंगशिन अक्सर जाता था। वह बिना देर किए वहीं पहुंच गई। बार के अंदर अंधेरा था। तेज संगीत कानों को चीर रहा था। कुछ ही देर में उसकी नजर कोने में बैठे जो जिंगशिन पर पड़ गई। वह एक अजनबी महिला की बाहों में झुका हुआ था। हाथ में शराब का गिलास था और वह नशे में बड़बड़ा रहा था। जब लू रुआन ने उस महिला को ध्यान से देखा तो उसका दिल बैठ गया। उस महिला का चेहरा उससे लगभग 80% मिलता था। यह समानता इतनी ज्यादा थी कि उसे घिन महसूस होने लगी। उसी समय जो जिंगशिन की आवाज उसके कानों में पड़ी, वह हंसते हुए कह रहा था कि लू रुआन सचमुच बेवकूफ है। वह सच में सोचती रही कि वह उसे सिर्फ भाई जैसा मानता है। उसने 5 साल तक उसके आसपास रहकर इंतजार किया था। उसे यकीन नहीं था कि इतने समय में लू रुआन ने कभी उसके लिए भावनाएं महसूस नहीं की होंगी। उसने कहा कि जांग मुआन की शादी हो जाने से क्या फर्क पड़ता है। एक दिन लू रुआन आखिर उसकी ही होगी, चाहे वह उसे पसंद करे या नहीं। आखिर सच्चा साथ देने वाला इंसान सिर्फ वही है। लू रुआन ने एक एक शब्द साफ सुना। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी हथौड़ा मार दिया हो। अगले ही पल वह उसकी तरफ झपटी। उसने जो जिंगशिन का कॉलर पकड़कर उसे जोर से दीवार पर दे मारा। उसके सिर से तुरंत खून बहने लगा। लू रुआन की आंखों में सिर्फ नफरत थी। वह चीखते हुए बोली कि उसने शुरू से आखिर तक उससे झूठ बोला है। जो जिंगशिन नशे में मुस्कुराया। उसने पूछा कि क्या वह उसे घर ले जाने आई है, लेकिन लू रुआन ने उसे चुप रहने को कहा। उसने दांत भींचकर कहा कि वह मरने लायक है। अब उसे होश में आकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, यह कहकर वह बार से बाहर निकल गई। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उसे जांग मुआन के पास जाना है, उसे सारी सच्चाई बतानी है और उससे माफी मांगनी है। वह सीधे फू परिवार की विला पहुंच गई। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन घर की लाइटें अब भी जल रही थीं। खिड़की से झांककर उसने अंदर देखा। वह दृश्य इतना गर्मजोशी भरा था कि उसकी सांस रुक गई। फू यान और यांगी साथ बैठकर कार्टून देख रहे थे। जांग मुआन उनके पास सोफे पर बैठा था। वह बीच बीच में दोनों को देखकर मुस्कुरा देता था। छोटा लड़का हर कुछ मिनट में डैडी कहकर पुकारता और हर बार जांग मुआन जवाब देता कि डैडी यहीं है। अच्छे बच्चे बनो और मम्मी को परेशान मत करो, फू यान मुस्कुराकर कहती कि उसे कोई परेशानी नहीं है। उसे अच्छा लगता है जब यांगई ऐसा करता है। बच्चे को थोड़ा बहादुर बनना चाहिए ताकि आगे चलकर कोई बुरी औरत उसे धोखा न दे सके। यह सुनकर जांग मुआन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा कि बिल्कुल सही, उसके बेटे को किसी भी बुरे इंसान से सावधान रहना चाहिए। जब वह बड़ा होगा तो उसे अपनी मां जैसी परफेक्ट लड़की ढूंढनी चाहिए। खिड़की के बाहर खड़ी लू रुआन का दिल कसकर सिकुड़ गया। उसका हाथ दरवाजा खटखटाने के लिए उठा था, लेकिन हवा में ही रुक गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि अब उसके पास वह अधिकार ही नहीं बचा। जांग मुआन की नजरों में अब वह सिर्फ एक झूठी, धोखेबाज और पागल औरत थी, उसकी जिंदगी का एक बदसूरत दाग। वह पुराने दिनों को याद करने लगी। कभी जो यादें मीठी लगती थीं, अब वही उसके दिल को चीरने वाले चाकू बन चुकी थीं। रात गहराती गई। हवा सूखे पत्तों को सड़क पर इधर उधर उड़ा रही थी। लू रुआन दरवाजे के सामने बैठ गई। वह बिल्कुल खोए हुए बच्चे जैसी लग रही थी, बेबस, टूटी हुई, निराश। पता नहीं कितना समय बीत गया। अचानक यांगी ने दरवाजे की तरफ देखा। मैंने भी उसकी नजर का पीछा किया, लेकिन बाहर सिर्फ कुछ सूखे पत्ते पड़े थे जो हवा से हिल रहे थे। उस रात मैंने दरवाजे के सामने की खाली सीढ़ियों को देखा। वहां कुछ भी नहीं था और मेरे दिल में भी कोई हलचल नहीं हुई। तभी फू यान सोते हुए यांगी को गोद में उठाकर ले आई। उसने पीछे से मेरी कमर को हल्के से पकड़ लिया और अपनी
थोड़ी मेरे कंधे पर टिका दी। उसकी आवाज में नींद की हल्की झलक थी। उसने कहा कि बाहर हवा बहुत तेज है, मुझे अंदर आ जाना चाहिए वरना ठंड लग जाएगी। मैंने पीछे हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। मेरी उंगलियां उसके हल्के से उभरे पेट को छू गईं। वहीं हमारा दूसरा बच्चा पल रहा था। उसी पल मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। 5 साल पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी कीचड़ में डूब चुकी है, लेकिन फू यान ने मुझे वहां से बाहर निकाला था। उसने मुझे टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर फिर से खड़ा किया था और मुझे एक सच्चा घर दिया था। अगली सुबह यांगी अपनी छोटी चप्पलें पहनकर दौड़ता हुआ बिस्तर तक आ गया। उसने अपना छोटा सा सिर मेरी बांग से रगड़ा और मासूम आवाज में मुझे जगाने लगा। उसने कहा कि डैडी उठ जाओ, मम्मी ने सॉफ्ट बॉइल्ड अंडे बनाए हैं, अगर मैं नहीं उठा तो वह सारे अंडे खुद खा जाएगा। मैं हंस पड़ा। मैंने उसे गोद में उठा लिया और उसके मुलायम गालों को हल्के से दबा दिया। मैं हंस पड़ा और उसके गाल हल्के से दबाते हुए बोला कि यही वही छोटा शरारती बिल्ली का बच्चा है जिसने कल 2 आइसक्रीम खा ली थी और फिर पेट दर्द की शिकायत कर रहा था। यांगी ने तुरंत जीभ बाहर निकाली, मेरी गोद से फुर्ती से निकल गया और भागकर फू यान का हाथ पकड़ लिया। उसने शिकायत भरे अंदाज में कहा कि डैडी उसे तंग कर रहे हैं। फू यान मुस्कुरा दी। उसने उसके बाल सहलाए और मेरे हाथ में एक गिलास गर्म दूध पकड़ा दिया। उसकी आंखों में हमेशा की तरह वही नरम प्यार भरा हुआ था। वह अब ठीक 3 महीने की गर्भवती थी। हालांकि उसकी मॉर्निंग सिकनेस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी और चेहरा भी थोड़ा फीका लग रहा था, फिर भी वह हर सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाती और पूरे घर का ख्याल रखती। मैंने दूध का गिलास लिया और एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर रख दिया। उसे अपनी तरफ खींचते हुए मैंने कहा कि मैंने उसे कितनी बार कहा है कि इतनी सुबह उठने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कर सकता हूं। अगर वह थक गई तो क्या होगा? फू यान ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें हल्की सी मुड़ गईं। उसने कहा कि कोई बात नहीं, उसे मेरे और यांगी के लिए खाना बनाना सच में बहुत अच्छा लगता है। वे दिन बहुत साधारण थे, लेकिन उसी साधारण जिंदगी में इतनी गर्मजोशी और खुशी थी कि 5 साल पहले का मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यांगी को किंडरगार्टन छोड़ने के बाद मैं कंपनी पहुंच गया। मेरा असिस्टेंट कुछ फाइलें लेकर आया और उन्हें मेरी मेज पर रखते हुए इंडस्ट्री की एक ताजा खबर सुनाने लगा। उसने बताया कि जो परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, उसकी आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी। उसने कहा कि लू रुआन ने पुराने सारे सबूत अधिकारियों को सौंप दिए हैं। उनमें वे दस्तावेज भी शामिल थे जिनकी मदद से जो परिवार ने लू परिवार की संपत्ति हथियाने की कोशिश की थी। इसके अलावा जो जिंगशिन द्वारा किए गए फंड घोटाले और बिजनेस फ्रॉड के सबूत भी सामने आ गए थे। अब जो परिवार की कंपनी दिवालिया हो चुकी थी और उसकी संपत्ति बेची जा रही थी, जहां तक जो जिंगशिन का सवाल था, उसे 7 साल की सजा हो चुकी थी और वह 1 दिन पहले ही जेल भेजा गया था। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया। मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। जो जिंगशिन जैसा इंसान जिसने हर कदम पर चालें चलीं और 5 साल तक लोगों को धोखा दिया, आखिरकार उसी अंजाम तक पहुंचा था जिसे उसने खुद चुना था। असिस्टेंट ने एक और बात बताई। उसके मुताबिक जेल जाने से पहले जो जिंगशिन के सारे दोस्त उसका साथ छोड़कर भाग गए थे, वह मदद मांगने लू रुआन के पास भी गया था, लेकिन उसने उससे मिलने तक से इनकार कर दिया। यहां तक कि जिस महिला को उसने अपने पास रखा था और जो लू रुआन जैसी दिखती थी, वह भी उसका आखिरी पैसा लेकर गायब हो गई। अब जेल के अंदर भी उसकी हालत अच्छी नहीं थी। उसने पहले बहुत लोगों को नाराज किया था, इसलिए वहां भी उसे काफी परेशान किया जा रहा था। असिस्टेंट ने कहा कि अब वह पूरी तरह खत्म हो चुका है। मैंने बस एक हल्की सी प्रतिक्रिया दी और आगे कुछ नहीं पूछा। जो जिंगशिन की किस्मत उसके अपने फैसलों का नतीजा थी, वह अब मेरे ध्यान के लायक नहीं था। दूसरी तरफ लू रुआन के बारे में इंडस्ट्री में अलग ही बातें चल रही थीं। लोग कहते थे कि वह पूरी तरह बदल चुकी है। पहले वाली लू रुआन आत्मविश्वास से भरी रहती थी, जहां जाती थी लोगों का ध्यान उसी पर होता था, लेकिन अब वह शायद ही किसी सामाजिक कार्यक्रम में दिखाई देती। उसने परिवार की ज्यादातर संपत्ति अपने माता पिता के हवाले कर दी थी। खुद वह शहर के दक्षिणी हिस्से में उसी पुराने अपार्टमेंट में अकेली रहने लगी थी जहां कभी हम दोनों साथ रहते थे। वह लगभग घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। काफी समय बाद मैंने उसे पहली बार तब देखा
जब मैं फू यान को प्रेगनेंसी चेकअप के लिए अस्पताल लेकर गया था। उस दिन अभी अभी उसका अल्ट्रासाउंड खत्म हुआ था। डॉक्टर ने बताया था कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। मैं हाथ में अल्ट्रासाउंड की तस्वीर पकड़े हुए था और उस छोटे से बिंदु को देखकर लगातार मुस्कुरा रहा था। तभी मेरी नजर गलियारे के दूसरे छोर पर पड़ी। वहां लू रुआन खड़ी थी। वह बहुत दुबली हो चुकी थी। उसके गाल अंदर धंस गए थे। जो लंबे बाल वह हमेशा सलीके से रखती थी, अब बस लापरवाही से पीछे बांध दिए गए थे। उसने फीकी सी हुडी और जीन्स पहन रखी थी। चेहरे पर बिल्कुल रंग नहीं था। उसकी खाली आंखें हमारी तरफ देख रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ देखते हुए पाया, वह चौंके हुए खरगोश की तरह मुड़ी और जल्दी जल्दी वहां से चली गई। फू यान ने मेरी नजर का पीछा किया और फिर धीरे से मेरा हाथ दबाया। उसने पूछा कि क्या वह लू रुआन थी। मैंने बस हाँ कहा। फिर अल्ट्रासाउंड की तस्वीर को सावधानी से जेब में रखा और फू यान का हाथ थाम लिया। मैंने कहा कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें घर चलना चाहिए। फू यान मुस्कुरा दी। उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। वह कभी लू रुआन को लेकर असुरक्षित नहीं हुई, क्योंकि वह मुझ पर भरोसा करती थी और मुझे समझती भी थी। मैं बहुत पहले अतीत को पीछे छोड़ चुका था। अब मेरी वर्तमान और भविष्य की दुनिया में सिर्फ वही और मेरे बच्चे थे। बाद में अंकल वांग ने मुझे बताया कि लू रुआन कई बार हमारे मोहल्ले तक आई थी। वह हमेशा गेट के बाहर खड़ी रहती और दूर से यांगी को खेलते हुए देखती, लेकिन कभी पास आने की हिम्मत नहीं करती। एक बार यांगी पतंग उड़ाते हुए बाहर भागा और लगभग उससे टकरा गया। वह इतनी घबरा गई कि जल्दबाजी में उसकी पतंग उठाकर उसे पकड़ा दी। फिर कांपती आवाज में माफी मांगी और ऐसे भाग गई जैसे उसे डर हो कि मैं उसे देख लूंगा। यह सुनकर मैंने बस इतना कहा कि ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं पूछा। लोग यह भी कहते थे कि लू रुआन रोज पुराने फोटो देखकर रोती है। वह उन सभी जगहों पर जाती है जहां हम कभी साथ जाया करते थे। समुद्र किनारा, पहाड़ी का व्यू पॉइंट और वह पुरानी नूडल्स की दुकान भी जहां हम स्कूल के दिनों में जाया करते थे। वह वहां घंटों बैठी रहती। मेरे पसंदीदा बीफ नूडल्स के 2 कटोरे मंगाती। एक अपने सामने रखती और दूसरा सामने वाली खाली सीट पर। वह कटोरा कभी छुआ भी नहीं जाता। अपने कटोरे से भी वह मुश्किल से कुछ और खाती। बाकी समय उसके आंसू सूप में गिरते रहते। आखिरकार उसे पछतावा होना सीख गया था। उसे अफसोस था कि वह चुपचाप विदेश चली गई थी। अफसोस था कि उसने मुझे अकेले सारी बेइज्जती और दर्द सहने के लिए छोड़ दिया। अफसोस था कि उसने जो जिंगशिन के झूठ पर भरोसा किया, और सबसे ज्यादा अफसोस था कि उसने अपने हाथों से उस इंसान को खो दिया जिसने उससे सबसे ज्यादा प्यार किया था। लेकिन जब वह सारी सच्चाई जानकर पीछे मुड़ी, तब तक मैं वहां खड़ा उसका इंतजार नहीं कर रहा था। इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं होती। सप्ताहांत पर मैं फू यान और यांगी को लेकर समुद्र किनारे घूमने गया। यांगी नंगे पांव रेत पर दौड़ता फिर रहा था। वह रंग बिरंगे सीप इकट्ठा कर रहा था और कह रहा था कि वह अपनी होने वाली छोटी बहन के लिए दुनिया का सबसे सुंदर हार बनाएगा। फू यान छतरी के नीचे बैठी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसके पास बैठा अंगूर छील रहा था और एक एक करके उसे खिला रहा था। समुद्र से आती हल्की नमकीन हवा हमारे ऊपर से गुजर रही थी। गर्म धूप पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। तभी यांगी दौड़ता हुआ आया और मेरी गोद में कूद पड़ा। उसने सबसे बड़ा सीप ऊपर उठाकर दिखाया और उत्साह से कहा कि यह बहुत सुंदर है, इसे मम्मी के लिए संभाल कर रखना चाहिए। मैं हंस पड़ा। मैंने सीप लिया और फू यान को दे दिया। उन दोनों की मुस्कान देखकर मेरा दिल शांति से भर गया। फू यान मेरे कंधे पर सिर रखकर धीरे से बोली कि यह पल कितना अच्छा है। मैंने झुककर उसके माथे को चूमा और उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। फिर मुस्कुराते हुए कहा कि जब वह और बच्चे मेरे साथ हैं, तब कोई भी जगह अच्छी लगती है। जहां तक लू रुआन की बात थी, उसका पछतावा, उसके आंसू, उसका दर्द, अब उनमें से किसी का भी मेरी जिंदगी से कोई संबंध नहीं था। उसने अपनी जिंदगी के फैसले खुद लिए थे, अच्छे हों या बुरे। उनके नतीजे भी उसे खुद ही झेलने थे। मेरी जिंदगी में उसके लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। मेरा प्यार, मेरा अपनापन, मेरी पूरी जिंदगी, सब कुछ सिर्फ मेरी पत्नी, मेरे बच्चों और उस इंसान के लिए था जिसने मुझे एक सच्चा घर दिया। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। यांगी ने मेरा और फू यान का हाथ पकड़ लिया।
हम तीनों रेत पर साथ साथ चलने लगे। हमारे पीछे पैरों के निशान दूर तक बने चले गए। मैंने फुयान की तरफ देखा। उसकी आंखों में मुस्कान थी और उस पल मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, ऐसी जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत होती है।